हे गाइस, यस अभी भी मैं जिंदा हूँ। देखो पिछले एक महीने से ना मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया। एंड एग्जाम्स के बीच में वीडियो बनाना वैसा ही होता है जैसे यहाँ पे कुल्हाड़ी पड़ी है एंड उल्टे होके बैठ जाओ उसके ऊपर। लेकिन टॉपिक में आते हैं यार डायरेक्ट। इस वीडियो के अंदर हम 2024 के बेस्ट एनिमेस की बात करेंगे जो मैंने देखे हैं। देखो इस पूरे सीजन पता नहीं मैंने कितने एनिमेस देख लिए हैं, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उतने ज्यादा भी नहीं देखे हैं। लेकिन इन सब एनिमेस में जो सबसे बेस्ट मुझे लगे या स्क्रिप्ट लिखते टाइम जिनके नेम्स मेरे को याद है, मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि ये तो तुम्हें मिस नहीं करने चाहिए। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन पे ये जो एनिमे मैं बताने वाला हूँ ये सब 2024 के बेस्ट एनिमेस है। तो चालू करते हैं। नंबर 1, डैन डैन। तो अगर तुम 2024 के अंदर एक ऐसा एनिमे ढूंढने की कोशिश करते हो जिसमें कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है एंड नेक्स्ट लेवल के फाइटिंग सीन्स है, डैन डैन एक परफेक्ट एनिमे है। देखो इस एनिमे की स्टोरी एकदम सिंपल है जो एलियंस एंड घोस्ट से रिलेटेड है। इस एनिमे के दो मेन कैरेक्टर्स है ओकारुन एंड मोमो-चैन। अब मोमो जो कि एक ऐसी लड़की है जिसे एलियंस पे घंटा भी बिलीव नहीं है एंड ओकारुन को एलियंस पे बिलीव है एंड उसे घोस्ट पे कोई बिलीव नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि एलियंस होते हैं, एक कहता है कि घोस्ट होते हैं। तो इंटरचेंज करके मोमो स्कूल में जाती है ये पता करने कि क्या अंधेरे या रात को कोई एलियंस मिलते हैं या नहीं। एंड दूसरी ओर ओकारुन जाता है एक टनल के अंदर घोस्ट का पता लगाने। अब ओकारुन का सामना वहां पे होता है टर्बो ग्रैनी से एंड दूसरी ओर मोमो का सामना होता है एलियन से जो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए आए होते हैं। मतलब हाँ सच कह रहा हूं मैं, मतलब ये किसी और प्लैनेट से बस ये पता करने आए हैं कि अगर हम इन स्पीसीज के साथ इंटरेक्शंस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है बस। लेकिन दूसरी ओर ओकारुन टर्बो ग्रैनी से मिलता है टनल के अंदर एंड उसके पास बाद में टर्बो ग्रैनी की पावर्स आ जाती है। एंड यहाँ दूसरी ओर मोमो साइकिक पावर्स को अवेक कर लेती है एंड इन एलियंस की तोड़ देती है सब कुछ। बट हाँ अगर तुमने मोमो की दादी को छोड़ के इस एनिमे में कहीं भी इंटरेस्ट जगाया हो तो ये कहीं बात पे इमोशनल भी करता है जब हमें इन घोस्ट की बैक स्टोरीज बताई जाती है कि पहले ये कैसे थे एंड कैसे हो गए, वही डिमन स्लेयर के डिमंस की बैक स्टोरीज की तरह। बट हाँ ओवरऑल ये एनिमे तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 2, यू आर मिस सर्वेंट। अब पता नहीं मैं ऐसे एनिमे क्यों देखता हूँ। नहीं ये कोई इची एनिमे नहीं है, लेकिन हाँ रोमांटिक टाइप तुम कह सकते हो। थोड़े बहुत कॉमेडी होगी, थोड़े बहुत एक्शन होंगे एंड बस टाइम पास के लिए देख लेना। मैंने भी तभी देखा था एग्जाम्स के बीच में। सो अब ये एनिमे एक मेड से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले इस एनिमे में हमारी तरह या मेरी तरह एक ढीठ सा लौंडा होता है हितोयोशी करके, जो कि अपने घर में हर जगह कचरा फैला के रखता है एंड टिश्यू पेपर्स वगैरह। लेकिन अचानक उसके घर का दरवाजा खटखटाती है एक मेड जो कि नौकरी ढूंढ रही होती है कि मुझे हायर कर लो। एंड बाद में वो मेड बताती है कि वो एक नॉर्मल मेड नहीं है, साथ में एसिशियंस भी है। मतलब इसका पास्ट एज अ एसिशियन इतना खतरनाक था कि इसने बहुत ही बंदों को काटा है। नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ, गले की बात कर रहा हूँ। सो बस ये मामला है। इस पूरे एनिमे सीरीज के अंदर ये जो मेड इसके घर में आई होती है ये नॉर्मल बनने की कोशिश करती है एंड ये जानने की कोशिश करती है कि नॉर्मल लोग आखिरकार रहते कैसे हैं। सो हाँ ये एनिमे बस इतना ही है जो कि हितो या युगी के आसपास घूमेगा। इनके बीच कभी रोमांटिक सीन्स होंगे, कुछ ऐसे सीन्स होंगे जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हम क्यों ही जी रहे हैं यार। लेकिन हाँ कुछ फाइटिंग सीन्स भी है, लेकिन वो मोर देन जस्ट एक कॉमेडी लगता है। मतलब हाँ ये काइंड ऑफ एक होलसम एनिमे कह सकते हो जिसे तुम एंजॉय करने वाले हो एंड एक टाइम पास के लिए तुम देख सकते हो। नंबर 3, उजुमाकी। सो अब 2024 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डेफिनेटली उजुमाकी तो है। हाँ वो बात अलग है कि एपिसोड 1 के बाद बाकी 3 एपिसोड में हक दिया इन्होंने, लेकिन एनिमेशन को छोड़ के अगर तुम स्टोरी लाइन पे ध्यान देते हो तो उजुमाकी इज लिटरली वन ऑफ द गॉड एनिमे। मतलब देखो 2024 से पहले जब हमें ये बात पता चली थी कि उजुमाकी के ऊपर एक एनिमे बन रहा है तो एक्साइटमेंट तो हमें थी। एंड ऊपर से एनिमे ब्लैक एंड व्हाइट में है जो इसकी हॉरर थीम को कायम रखता है। लेकिन पता है मेरी दिक्कत क्या है कि मुझे उजुमाकी कोई हॉरर टाइप का फील कभी दिया ही नहीं। मतलब मुझे उजुमाकी हॉरर से ज्यादा डिस्कस्टिंग लगा। नहीं मैं उस तरह से नहीं कह रहा, इसके कुछ सीन्स इतने डिस्कस्टिंग थे जो कि तुम्हें लिटरली गूज़बम्प्स दे सकते हैं। ये है मेरा कहने का मतलब। गाली मत देना कमेंट में, ढंग से सुन लो पहले। मतलब अचानक से तुम ब्लास्टोइस बन रहे हो, तुम्हारी बॉडी से शैल निकल रहे हैं, पूरा बंदा स्नेल बन जा रहा है। फिर स्यूचिकुन का डैड तो भाई मुड़ के ही मर गया। इसके बाद वो कांटे वाला राक्षस जो कीरी के पीछे पड़ा हुआ था जो दीवार से निकलता है एंड वो सब जितने भी सीन्स थे वो हॉरर से ज्यादा मुझे डिस्कस्टिंग लगे, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन बाकी इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी कमाल का था कि तुम्हें हर मोमेंट में कुछ ना कुछ डरावना देखने को मिलेगा जो तुम्हें डराएगा तो कम लेकिन घिन आएगी तुम्हें उससे। लास्ट में ये अपने नेम को जस्टिफाई भी करता है कि उजुमाकी एक ऐसा कंटिन्यूस या लूपिंग प्रोसेस है जो कि एक लूप में बार बार चलता रहेगा। एक विलेज जिसके अंदर उजुमाकी नाम का एक कर्ज लग गया है जो कि बार बार ये धीरे धीरे करके पूरे विलेज की मां बहन एक कर रहा है। नंबर 4, सोलो लेवलिंग। सो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे मुझे 2024 का सबसे बेस्ट एनीमे लगा सोलो लेवलिंग, इवन ग्रेटर दैन डैन डैन, मेरा ओपिनियन है बस। लेकिन देखो सोलो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन मागवा
में जो आगे आगे होता है वो सिर घुमाने वाला है। और अगर तुम इस चैनल को शुरू से फॉलो करते होगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि हमने सोलो लेवलिंग के ऊपर या संग जिनवू के ऊपर कितने वीडियोस पे काम किया है, तो तुम्हें उससे ही सोलो लेवलिंग के लेवल का आइडिया लग गया होगा। बेसिकली एक नॉर्मल वर्ल्ड जिसमें अचानक से डंजन्स खुलना चालू हो जाते हैं एंड इन डंजन्स के अंदर रहते हैं मॉन्स्टर्स एंड अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर इन डंजन्स को क्लीन नहीं किया गया, मतलब डंजन्स के अंदर जाके उन मॉन्स्टर्स की मां बहन नहीं की गई, तो ये मॉन्स्टर उन डंजन से बाहर आएंगे आफ्टर सम टाइम एंड पूरे वर्ल्ड का मां बहन कर देंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि कुछ हंटर्स को बनाया जो कि काफी कैपेबल लोग होते हैं, जो कि इन डंजन्स के अंदर जाते हैं एंड मॉन्स्टर्स की सफाया करते हैं एंड इन्हीं हंटर्स को डिवाइड किया गया एज ऑलवेज एस रैंक टू ई रैंक, जिसमें ई रैंक का हंटर संग जिनवू हमारा मेन कैरेक्टर था। तो सोलो लेवलिंग के नेम से ही पता चलता है इस एनीमे के अंदर इसकी लेवल अप होने के बारे में बताया गया है। संग जिनवू जो कि ई रैंक हंटर है वो किस तरह से एस रैंक हंटर से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बना, यही सोलो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं तुम्हें स्पॉइल तो नहीं करने वाला क्योंकि नेक्स्ट मंथ इसका सीजन 2 भी आ रहा है, तो अगर तुमने मागवा नहीं भी पढ़ी है तब भी मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करने वाला। लेकिन मेन बात यह है कि हम इस एनीमे की एक्सप्लेनेशन चालू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से ही, मतलब इसके मागवा चैप्टर्स की। अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पे हमने 21 to 30 चैप्टर्स को कवर किया है तो इसे देख लेना। ये सीजन 1 के बाद के चैप्टर्स है जो कि शायद हमें सीजन 2 के 1 या 2 एपिसोड में कवर होते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके बाद यानी 30 चैप्टर्स के आगे हम इस वीडियो के बाद से कवर करना चालू करेंगे। तो अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग की मागवा की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लेकिन खैर आगे बात करते हैं। नंबर 5, चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर पावर्स। हाँ, बस इतना छोटा सा ही नाम है इस एनीमे का। अब देखो, मैं इस टाइप के एनीमे क्यों ही देखता हूँ। सबसे पहले तो जब भी मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ भी, तो मुझे कुछ ना कुछ रिकमेंड हो रहा है एंड वहाँ पे मुझे इस एनीमे का थीम सॉन्ग रिकमेंड हुआ था, जो कि आई गेस सबको हुआ होगा। तो मैंने सोचा यार ये तो एक्साइटेड लग रहा है, क्यों ना मारते हैं नजर इस पे। एंड जब मैंने ये एनीमे देखा तो मैंने इसको लिस्ट में ऐड कर दिया क्योंकि ठीक ठाक है, होलसम टाइप वाइब्स भी तुम्हें देता है एंड अगर तुम एक ऐसा फ्रेश एनीमे ढूंढ रहे हो जो कि दिमाग को फ्रेश कर दे, ज्यादा घपलेबाजी ना हो, तो तुम इसको देख सकते हो एंड काफी यूनिक सा भी है। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल ही है लेकिन बीच में कुछ चीजें तुम्हें हंसाती भी है एंड मजा भी देती है पूरा। और सच बात तो ये है कि बस इसी की वजह से मैंने ये एनीमे देखा था पूरा का पूरा। नंबर 6, काइजू नंबर 8। अब टू बी ऑनेस्ट 2024 के बेस्ट एनीमे में अगर डैन या सोलो लेवलिंग के साथ मुझे किसी को रखना हो तो वो है काइजू नंबर 8। देखो, इस एनीमे के स्टोरी के बारे में हम सब लोगों को अच्छी तरह पता है। काइजू व्हाट इज काइजू, जो कि गॉडजिला एंड कॉन्ग की तरह एक पावरफुल क्रिएचर होते हैं जो कि हर कहीं से आ गए एंड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिए। दैट्स नॉर्मल। लेकिन इस पूरे एनीमे की स्टोरी घूमती है काफका हवीनो के ऊपर, जो कि इस एनीमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि अपने बचपन की दोस्त मीना के साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। वो एंटी डिफेंस फोर्स जो कि काइजूस का सफाया करती है। लेकिन मीना खुद तो एंटी डिफेंस काइजू फोर्स की कैप्टन बन गई, लेकिन काफका वहीं का वही रहा। लेकिन लास्ट में जब ये फिर से उस टीम फोर्स में ज्वाइन करता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि काफका के अंदर एक काइजू है जो कि इसके यहाँ से गया था उसके अंदर। तो हाँ, अगर तुमने काइजू नंबर 8 नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करो यार, ये तो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे 2024 का। सो ये सब वो 6 एनिमेस हो गए जो 2024 में एयर होने वाले ब्रांड न्यू एनिमेस थे या इनका सीजन 1 आया था। अब बात करते हैं उन एनिमेस की जिनके सीजन 2 या 3 हमें देखने को मिला 2024 में एंड दे आर ऑल्सो द बेस्ट। सबसे पहले नंबर 7, ब्लू लॉक सीजन 2। अब हाँ, अगर देखो तुम एनिमेशन के हगने वाले उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो उसको साइड में रख दो, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ एंड जो एग्रेशंस वगैरह उनकी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ, ब्लू लॉक का सीजन 2 एनीमे तो कमाल का था, बस एनिमेशन में हक दिया इन्होंने। सो एज वी ऑल नो कि सीजन 1 के एंड में एक परफेक्ट ब्लू लॉक 11 बनाई गई थी जिनका मैच सेट हुआ था जापान के अंडर 20 वाली टीम के साथ। तो अब इस सीजन 2 का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि पूरे सीजन बस मैच ही हो रहा है, जापान अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक 11। एंड अब इस पूरे सीजन में हर कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा दिखाया गया। मेनली इसागी के ऊपर तो फोकस करेंगे क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। हाँ, लास्ट एपिसोड में लक की वजह से गोल मार दिया उसने, वो बात अलग है। लेकिन इस सीजन के अंदर रिन के ऊपर काफी फोकस किया गया है। अब हितोशी रिन एंड हितोशी साई के वो बॉन्ड के बारे में बताया गया है। लास्ट में रिन को ये बात भी रियलाइज हो जाती है कि भाड़ में गया मेरा भाई, भाड़ में गए सब, मुझे बस अपने डिमन को बाहर निकालना है। सो या अगर तुमने सीजन 2 खत्म कर दिया है तो एपिसोड 13 एंड 14 इज एब्सोल्यूट सिनेमा। लेकिन देखो, लास्ट में ना ब्लू लॉक के सीजन 2 के अंदर मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर पता है कौन सा लगा? आईक्यू।
मैच्योरिटी लेवल एकदम टॉप पे थी बंदे की। खैर नंबर 8 क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3। अब इस एनीमे के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आयनोकोजी से रिलेटेड ही एनीमे है जो कि सबको एज अ टूल के नजरिए से देखता है एंड यूज करता है। अब इस एनीमे के सीजन 1 एंड 2 में पिछले साल देख चुका था एंड सीजन 3 भी मैंने देख लिया इस साल के शुरुआत में। मुझे याद भी नहीं रही थी कि मैंने देख लिया इसे, लेकिन हाँ वो मैनिपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट इस एनीमे में यूज हुआ है एंड आयनोकोजी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर। हाँ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट, क्योंकि हाइजन थोड़ी ना है। नंबर 9 मुशोकु टेंसाई सीजन 2। देखो पता नहीं ऐसी एनीमे देखने की क्या ही प्रॉब्लम है मुझे, मैं ऐसे एनीमे बहुत ज्यादा देखता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने देखे हैं। अब हाँ तुम इस एनीमे को काइंड ऑफ इची कह सकते हो, बट ये कोई इची एनीमे नहीं है, लेकिन उसके आसपास का ही लेवल सेट करता है। लाइक देखो एक 34 साल का लौंडा जो जॉबलेस है, जिसे घंटा कुछ नहीं आता है, उसे अपने घर से भी निकाल दिया जाता है, बाद में उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो देखते हैं What the fuck? Where am I? और वो किसी और वर्ल्ड में रिनकार्डिनेट हो जाता है। मतलब हाँ वही रिनकार्डिनेट वाला मामला था इस एनीमे का। और यहाँ पे इसका नाम था रूट्स ग्रेरेट माँ की आंख। लेकिन खैर ये रूट्स अपनी फैमिली के साथ मजे में अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। फिर सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि रॉक्सी वगैरह, वैसे रॉक्सी काफी मस्त थी, लेकिन इस पूरे नॉर्मल लाइफ के बीच में बहुत ज्यादा केओस है। फाइटिंग सीन्स नेक्स्ट लेवल पे है, कुछ ऐसे कमाल के मूवमेंट है ना जो कि तुम्हें हिला के रख देंगे। क्योंकि इस एनीमे के अंदर मैजिकल कैटास्ट्रोफ्स के थ्रू एक ऐसी चीज हुई थी कि थाउजेंड ऑफ पीपल अपनी जगह से गायब हो गए थे, मतलब गायब। तो इसीलिए रूट सीजन 2 के अंदर अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाता है, जहां पे ये अपने डैड से भी मिलता है एंड इसका डैड इसे बताता है कि तुमने अपनी माँ को ढूंढना है। सो या सीजन 2 के अंदर ये अपने फैमिली एंड स्पेशली अपनी माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है एंड दैट्स इट। मैश बर्न्ट एंड सीजन 2। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे चैनल पे मैश के बारे में काफी कुछ ज्ञान तुम्हें पता ही होगा। तो सीजन 1 के अंदर या सीजन 2 के अंदर इसकी स्टोरी को जस्ट कंटिन्यू किया गया है एंड हमें पता है कि मैश बर्न्ट एक ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करता है जहां पे जिस बंदे को मैजिक नहीं आता उसे ये टपका देते हैं डायरेक्ट। सिर्फ मैजिक यूजर ही इस वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मैश जो कि अपनी शो का मेन प्रोटैगनिस्ट था वो एक ऐसा आदमी था जिसे मैजिक नहीं आता, इसीलिए वो सबका काट रहा होता है कि उसे मैजिक आता है जस्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ गॉड लेवल पे है। लेकिन यार लास्ट में तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि मैश फुबुकी और साइतामा की क्या छोड़ो। नंबर 11 डिमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। डिमन स्लेयर जैसे एनीमे के बारे में तो कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं। अब बेसिकली इस सीजन के अंदर हाशिरा को और अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया कि एक्चुअली में हाशिरास करते क्या हैं। लेकिन जो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट के एपिसोड थे वो थे गॉड लेवल एनिमेशन के साथ, लिटरली गॉड लेवल। मुजैन के रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर से लेके इस पूरे न्यूक को फटने तक हर एक चीज की एनिमेशन इतनी टॉप नॉच थी कि तुम ये बात कह सकते हो कि 2024 की बेस्ट एनिमेशन डेफिनेटली डिमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की है। सो या एट लास्ट ये सब वो एनीमे थे जो कि मैंने इस पूरे साल में देखे हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ देखे है, बट पंगा ये है कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है, याद नहीं रहता यार। लेकिन अभी भी 2 और एनीमे पेंडिंग है, एक ब्लू बॉक्स एंड एक मॉम आई एम सॉरी। हाँ ऐसा ही नाम है। लेकिन हाँ इस साल ड्रैगन बॉल डायमा भी आया है जो कि मैंने नहीं देखा है बिकॉज ऑफ एग्जाम्स एंड 1000 शेयर्स ऑफ ब्लड वॉर वो भी मिस है भाई। मतलब ये ऐसे टाइम पे आए साले जब प्री वॉर एग्जाम्स प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल्स सब कुछ साथ में, तो अब ये मिस ही है सब कुछ अभी। बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओह सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।